हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, हम लोग आज फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए ध्यान देते हैं चैप्टर के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं। इन 1857 अ ग्रेट स्ट्रगल टुक प्लेस इन इंडिया। 1857 की बात है गाइस। उस समय इंडिया में एक बड़ा स्ट्रगल टुक प्लेस हुआ था, मतलब बड़ा स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हुआ था। विच कम्प्लीटली शुक द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसने क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से शॉक में डाल दिया था। ओके, स्ट्रगल जो हुआ था 1857 में, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से शॉक में चली गई थी। दिस स्ट्रगल डिड नॉट अराइज ऑल ऑफ अ सडन। क्या बताया जा रहा है? ये स्ट्रगल जो है वो एकदम से ही स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ था। अर्लियरली एज वेल मैनी सच स्ट्रगल्स टुक प्लेस इन इंडिया। क्या बता रहा है? अर्लियर मतलब पहले से ही बहुत सारे स्ट्रगल जो है इंडिया में हुए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश के खिलाफ ही होते आ रहे हैं स्ट्रगल्स, आपको जैसे कि पता है, हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे देख लेते हैं। द स्कोप ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज इट्स बैकग्राउंड। और 1857 का जो स्ट्रगल था वो उन सब स्ट्रगल का क्या था? बैकग्राउंड था, और उसको कंसिडरेशन में लिया था। किसने लिया था कंसिडरेशन में? वी डी सावरकर। ओके, वी डी सावरकर का गाइज मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, देखते हैं। गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है वी डी सावरकर। ओके, इनके ही कंसिडरेशन में वो स्ट्रगल जो है लिया गया था। ओके, चलिए आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे, ध्यान देते हैं क्या बताया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या बताया गया है। इन हिज बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने अपने कंसिडरेशन में लिया था और उन्होंने अपने बुक में इसके बारे में लिखा था, इस स्ट्रगल के बारे में लिखा था। बुक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ओके, आगे देख लेते हैं। लेटर मैनी रिवॉल्यूशनरीज गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और उसके बाद बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज मतलब कौन होते हैं? जो रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, राइट, जो चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो जो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला था इस बुक की वजह से। ओके, इस बुक को पढ़ने के बाद, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उनको किस लिए इंस्पिरेशन मिला था? ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। स्ट्रगल बिफोर 1857। देखिए स्ट्रगल क्या था, 1857 का जो स्ट्रगल हुआ था उसके पहले का स्ट्रगल क्या था, चलिए देख लेते हैं। एज एवरी प्लेस वेयर द ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। क्या बताया जा रहा है? ब्रिटिश का रूल हर एक प्लेस में था इंडिया में। ओके, 1857 स्ट्रगल के पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। द लोकल पीपल हैड टू बेयर इल इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो लोकल पीपल थे उनको इल इफेक्ट्स सहने पड़ते थे, मतलब अनवेल इफेक्ट्स, मतलब अनवांटेड इफेक्ट जो रहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो सहने पड़ते थे लोकल पीपल्स को। द इंडियंस स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर, क्या बताया गया देख लेते हैं। द इंडियन स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर एक्सप्लॉइटेड इन एवरी स्टार्टा। क्या बताया जा रहा है? स्टार्टा मतलब क्या हो रहा है? कम्युनिटी, मतलब इंडियन पीपल को लगने लगा था कि वो लोग हर, मतलब उनका हर एक कम्युनिटी में इस्तेमाल हो रहा है। वो लोग ऐसा, उनको ऐसा फील होता था कि उनका यूज़ हो रहा है। एक्सप्लॉइटेड मतलब क्या होता है? यूज़ करना। ओके, आगे देख लेते हैं। ड्यू टू द कंपनीज रूल। क्या बताया जा रहा है? क्यों लग रहा था इंडियन लोगों को? क्योंकि कंपनी का रूल था उस समय। कंपनी मतलब क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने थर्ड चैप्टर में जिसके बारे में पढ़ा था। दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट द रूल, और इसी वजह से क्या हुआ? इसी वजह से, इस वजह से क्या रिजल्ट हुआ? डिसकंटेंट हो गया। किसके बीच में? इंडियंस के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ओके, डिसकंटेंट मतलब क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। ओके, मतलब इंडियन पीपल को उनके रूल्स जो है अभी फ्रस्ट्रेट करने लगे थे, उनको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था उनके रूल्स वगैरह सुन के। ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हो, डू यू नो में कुछ दिया गया है। डू यू नो पैका रिबिलियन, रिबिलियन। ओके, चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पैका रिबिलियन, रिबिलियन मतलब क्या होता है? रिबिलियन मतलब होता है विद्रोह। ओके, मतलब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो नहीं मानना। ओके, विद्रोह जिसको हिंदी में बोला जाता है। पैका मतलब फार्मिंग कम्युनिटी है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, एक कम्युनिटी है जो फार्मिंग करती थी। ओके, उस टाइम की बात हो रही है, हम लोग पहले की बात कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। फ्रॉम मेडिवल टाइम्स देयर वाज अ सिस्टम ऑफ पैकाज एग्जिस्टिंग इन ओडिशा। क्या बताया जा रहा है? मेडिवल टाइम्स से पैकाज जो है कम्युनिटी है, ये एक टाइप की कम्युनिटी, ये जो है ओडिशा में रहा करते थे, एग्जिस्ट किया करते थे ओडिशा में। आगे क्या दिया गया है देख लेते हैं। द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट किंग वेयर नोन एज पैकास। क्या बताया? पैका क्या बताया गया है यहाँ पे, देख लेते हैं। जो भी स्टैंडिंग आर्मी रहती है ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट किंग, मतलब ये स्ट्रगल के पहले की बात हो रही है, राइट। तो जो भी इंडिपेंडेंट किंग थे उनकी जो भी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब क्या होता है? जो लोकल सोल्जर्स रहते हैं, मतलब जो फुल टाइम सोल्जर्स रहते हैं, किसी भी किंगडम की रखवाली करते हैं, राइट। तो वो पैकाज बोला जाता था उन लोग को, मतलब वो कैटेगरी में कौन आते थे? पैकाज आते थे।
रेंट फ्री लैंड्स वेयर ग्रांटेड टू देम फॉर कल्टीवेशन बाय द किंग। अब देखिए वो लोग किंग के लिए काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किंग उनको कुछ ना कुछ तो देगा ही ना। तो रेंट फ्री लैंड्स दिया करता था किंग, मतलब ज़मीन दे दिया करता था, उससे उनसे वो उस ज़मीन का रेंट नहीं लिया करता था। और वो कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए, पहले की बात कर रहे हैं तो हर कोई आदमी अपना कैसे पेट भरा करते थे, कल्टीवेशन मतलब फार्मिंग करके ही। ओके आगे देख लेते हैं। द पैकाज अर्न द देयर लाइवलीहुड थ्रू इट। और जो पैकाज कम्युनिटी थी वो लोग क्या करते थे, वो अपनी ज़िंदगी का जो भी मतलब चलने के लिए जो भी गुजारा लगता है, जैसे फूड हो गया, कोई भी प्रोसेस मतलब क्लोथिंग वगैरह हो गया, ये पहले की बात हो रही है भाई, राइट। तो इसके वजह से वो लोग मतलब अपनी जो भी अर्निंग चीज़ें हैं वो उस लैंड से ही करते थे। इन रिटर्न दे वेर सपोज टू स्टैंड बाय द किंग्स साइड इन केस ऑफ इरप्शन ऑफ वॉर। और वो रिटर्न में किंग की मदद किस तरह करते थे, अगर सपोज कोई वॉर हो जाता है तो वॉर में किंग के लिए लड़ेंगे, किंग के साथ खड़े रहेंगे, इसीलिए वो लोग का मतलब किंग का और पैकाज का इस तरह से डील था। एक टाइप की प्रजा हो गई, पैकाज जो थे वो किंग की प्रजा थे। ओके आगे देख लेते हैं। इन 1803 द इंग्लिश कॉन्कर्ड ओडिशा। और 1803 में क्या हुआ, इंग्लिश ने जो है ओडिशा का जो जगह था वो कॉन्कर्ड मतलब वहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया। दे टूक ओवर द हेरिडेटरी रेंट फ्री लैंड ग्रांटेड टू पैकाज। क्या बताया गया है, हेरिडेटरी रेंट फ्री लैंड्स क्या होता है, मतलब किंग ने जो उनको रेंट फ्री लैंड्स जो दिए थे, मतलब उनके दादा परदादा को भी दिए रहेंगे। हेरिडेटरी मतलब दादा परदादा से आई हुई ज़मीन। ओके तो हेरिडेटरी रेंट फ्री लैंड जो थे वो पैकाज से ले लिए। किसने ले लिए, इंग्लिश लोगों ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। दिस मेड द पैकाज एंग्री। अभी देखिए वो लोग छीन लेंगे तो पैकाज ऑब्वियसली उनका उसी के ऊपर रोजगारी भी छुपी हुई है, राइट, उसी के ऊपर वो लोग रोजगारी करते हैं, तो ऑब्वियसली पैकाज को गुस्सा आएगा, एंग्री हो जाएंगे। सिमिलरली कॉमन मैन्स लाइफ हैड ऑल्सो बिकम मिसरेबल बिकॉज ऑफ राइज इन सॉल्ट प्राइस ड्यू टू टैक्स। क्या बताया गया है, कॉमन मैन जो था उस समय उसका भी लाइफ जो है बहुत ही ख़राब तरीके से हो गई थी, क्योंकि सॉल्ट के प्राइस बढ़ चुके थे और सॉल्ट के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता था, इसीलिए सॉल्ट के टैक्स जो है वो बढ़ चुके थे, प्राइस जो है वो बढ़ चुके थे ऑन इट बाय द ब्रिटिश। और टैक्स कौन लगाता था, ब्रिटिश लोग लगाते थे। दिस रिजल्टेड इन एन आर्म्ड रेबुलन ऑफ पैकाज। आर्म्ड रेबुलन मतलब मैंने क्या बताया था आपको, विद्रोह। ओके तो इसी वजह से आर्म्ड मतलब क्या हो गया, सोल्जर्स लोग का जो भी मतलब आर्म्स लेके रहते थे सोल्जर्स, उन लोग का सब का क्या हो गया, रिबिलियन हो गया। ओके ऑफ पैकाज अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके और ये जो आर्म्ड रेबिलियंस जो थे, पैकाज जो थे, सोल्जर्स जो थे, इनका मतलब अगेंस्ट हो गई है, किसके, ब्रिटिश आर्मी के, इन 1817। और उसके बाद लास्ट में कुछ दिया गया है, देख सकते हैं हम लोग, बख्शी जगन बंधु विद्याधर लेड दिस रिवॉल्ट। और अभी देखिए पैकाज जो है वो अपोज किसको कर रहे थे, ब्रिटिश आर्मी को कर रहे थे। तो ब्रिटिश आर्मी को अपोज करने के लिए पैकाज में से भी कोई एक पर्सन रहना चाहिए ना जो लीड कर रहा हो उनकी मतलब उनके ग्रुप को, राइट। तो लीड कौन कर रहा था, बख्शी जगन बंधु विद्याधर। ओके गाइज मैं आपको उनका पिक्चर दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिए। गाइज आप लोग देख सकते हो ये है बख्शी जगन बंधु विद्याधर। गाइज हम लोग पहले की बात कर रहे हैं 1870 की, इसीलिए अच्छी खास पिक्चर्स उनकी है नहीं, तो ये मुझे थोड़ी ठीक लगी इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं। अभी चलिए देख लेते हैं क्या बताया गया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकेम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द कंपनीज रूल। अब क्या बताया गया, हम लोग ने क्या पढ़ा कि फार्मर्स मतलब जो लैंड मिला था फार्मिंग के लिए वो क्या कर लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया, ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। तो जो फार्मर्स और कॉमन पीपल थे उनके लिए भी सॉल्ट का प्राइस बढ़ गया था, राइट। तो फार्मर्स और जो कॉमन थे वो बैंकरप्ट हो चुके। बैंकरप्ट मतलब क्या होता है गाइज, मैं बता देता हूँ आपको, अनएबल टू पे देयर डेब्ट्स। मतलब क्या बताया गया है, हमने कोई एक पैसा लिया हो और वो पैसा हम लोग भर नहीं पा रहे, मतलब पेमेंट फिर से नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली फार्मर देखो किसी से पैसा लेता है, ज़मींदार वगैरह से, तो वो लोग पेमेंट किस तरह करते हैं, उनकी फसल उगने के बाद उसको बेचने के बाद वो सब अपना कर्जा चुकता करते हैं, राइट। लेकिन अभी उनका लैंड ही ले लिया है तो एग्रीकल्चरल प्रोसेस होगा ही नहीं, और फार्मर्स और जो कॉमन पीपल थे वो लोग क्या हो गए, बैंकरप्ट हो गए। ओके ड्यूरिंग द कंपनी रूल इन 1770 देयर वाज मेजर फेमाइन इन द बंगाल प्रोविजंस। क्या बताया गया है, 1770 में मेजर फेमाइन हुआ था। फेमाइन मतलब स्कैरसिटी ऑफ फूड। ओके फेमाइन मतलब क्या होता है, स्कैरसिटी ऑफ फूड। और ये कहाँ पे हुआ था, बंगाल प्रोविजंस में, मतलब बंगाल के बहुत सारे इलाकों में स्कैरसिटी ऑफ फूड हो गया था। देखिए ये भी क्यों हो गया था आपको समझ में आ गया रहेगा, फार्मर से उनके लैंड छीन लिए गए, कल्टीवेशन नहीं हो रहा था, फार्मर्स खाएंगे भी क्या, इसीलिए कल्टीवेशन ना होने के कारण क्या होगा, फूड की कमी हो जाएगी। ओके आगे देख लेते हैं। बट द ब्रिटिश रूलर्स वेर इनडिफरेंट एंड इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द इंडियन पीपल। अब देखिए ब्रिटिश लोग का राज चल रहा था तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर सपोज खाने की कमी हो चुकी है तो वहाँ पे फिर भी खाना प्रोवाइड करें, राइट। लेकिन ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो इनसेंसिटिव और इनडिफरेंट थे, उनको कोई नहीं फर्क पड़ता था इंडियन पीपल्स के बारे में। ओके आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। फ्रॉम
1863 to 1857 the peasants of Bengal participated in the rebellion led by सन्यासी फ़कीर। क्या बताया गया है यहाँ पे, ये जो रिबेलेशन एक्ट हुआ था, रिबेलियन एक्ट हुआ था, मतलब वापस से विद्रोह का जो, अभी देखिए उनको खाना नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली वो लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं, राइट। तो अभी देखिए 1763 से 1857 के टाइम पे पीजेंट्स मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल लेबर, मतलब जो खेत में काम करने वाले लोग रहते हैं उनको पीजेंट्स बोला जाता है, ऑफ बंगाल, मतलब एग्रीकल्चरल लेबर जो थे बंगाल के, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया था किसमें, रिबेलियन में। क्यों? क्योंकि उनका ही खेत हड़प लिया है, राइट। तो वो भी आज़ादी के लिए लड़ेंगे ही, राइट। रिबेलियन मतलब मैंने आपको बताया था विद्रोह, आज़ादी के लिए लड़ना, ओके। तो रिबेलियन के लिए उन लोगों ने भी क्या किया था, हाथ जुटाया था। आगे देख लेते हैं, लेड बाय सन्यासी फ़कीर, ओके। मतलब उस टाइम पे मतलब जो पीजेंट्स थे उनका हेड कौन था, सन्यासी फ़कीर, ओके। समझ में आ गया आपको। आगे देख लेते हैं, सिमिलर रिवॉल्ट टुक प्लेस इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया। क्या बताया गया है, इसी तरह से सिमिलर रिवॉल्ट जो है वो वापिस से हुआ था कौन सी जगह पे, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया। आगे देख लेते हैं, उमाजी नायक ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट। गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उमाजी नायक का पिक्चर है, राइट। इन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग फाइट दिया था, राइट, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। आगे देख लेते हैं, ही ऑर्गेनाइज द रामोशीज एंड द लोकल यूथ टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। रामोशीज मतलब क्या होता है गाइज, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ का नाम आएगा, अभी आपको एक्सप्लेनेशन में आने वाला है नाम, तो आप समझ जाइए। मैं कम्युनिटी मतलब क्या होता है कि एक कोई जात के लोग, मतलब रामोशीज जो बिरादरी के लोग थे, राइट। जैसे कि आपने सुना रहेगा बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मतलब सरनेम के हिसाब से आपको पता रहेगा, राइट। तो उसी हिसाब से रामोशीज जो लोग थे, मराठी पर्सन्स जो थे, इंडियन कम्युनिटी के जो लोग थे, वो लोग के जो लोकल यूथ थे, लोकल यूथ मतलब यंग जनरेशन जो थी, उन्होंने भी रिवॉल्ट में, मतलब इस लड़ाई में, वॉयलेंस में ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, राइट, आज़ादी के लिए। आगे देख लेते हैं, दे ड्रीव अ डिक्लेरेशन एंड अपील टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ओवर थ्रू द गवर्नमेंट। उन्होंने डिक्लेरेशन दिया उमाजी नायक को, क्या बोला यूथ ने कि हम लोग भी लड़ेंगे, और हम लोग अपील भी की, मतलब रिक्वेस्ट भी किया कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी आज़ादी का एक हिस्सा बनाओ। और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवर थ्रू मतलब यहाँ से निकाल फेंकने के लिए उमाजी नायक का साथ दिया था। आगे देख लेते हैं, दे इंस्पायर्ड पीपल इन पुणे। अब देखिए सामने से यूथ आ रहा है, आज़ादी के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत सारे लोग उनको देख के भी इंस्पायर होंगे, राइट। तो उनके मतलब यहाँ पे पुणे में, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर एक्सेट्रा, इन सब जगहों पे जो यूथ था उनको भी इंस्पिरेशन मिला, ओके। इन 1832 उमाजी नायक वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ इन पुणे। 1832 में उमाजी नायक जो है उनको अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उनको फांसी पे चढ़ा दिया था, ओके। कहाँ पे चढ़ाया था, पुणे में, ओके। तो यहाँ पे इसी तरह से उमाजी नायक जो है शहीद हो चुके थे। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है, द इंडियन ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट कम्युनिटी ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश रूलर। अब देखिए इसी तरह से उमाजी नायक ने तो एक चिंगारी फैला दी थी यंग यूथ में, राइट। जैसे कि क्या उन्होंने कहा था कि हम लोग को आज़ादी के लिए लड़ना ही। तो इंडियन ट्राइब्स मतलब इंडियन जो लोकल पीपल्स थे, जो बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, राइट, जो कम्युनिटीज़ में आते हैं, वो इंडियन ट्राइब्स लोग और फॉरेस्ट की जितनी कम्युनिटीज़ थी, सब लोग ने चैलेंज किया ब्रिटिश रूलर को, राइट, ब्रिटिश रूल को, कि हम लोग ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर देंगे इंडिया से। देयर लाइवलीहुड वाज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, राइट। अभी क्या बताया गया यहाँ पे, फॉरेस्ट के जो भी लोग हैं या फिर कोई भी कम्युनिटी की, पहले की बात हो रही है गाइस, तो यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट का रिसोर्स होगा, लकड़ी हो गया, फिर फ्रूट्स वगैरह हो गया, ये सब फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, राइट। अगर हम लोग अपना हमारे लाइवलीहुड के लिए जीना चाहते हैं, मतलब हमारी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से कंफर्टेबल रखना चाहते हैं, पहले के हिसाब से, पहले की बात हो रही है, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत काम की थी, राइट। आगे देख लेते हैं, द ब्रिटिश लॉ पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट। अब देखिए जंगल जो है उनको उनका खाना वहीं से मिलता है, लकड़ी मिलती है, फल फ्रूट मिलता है, राइट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मतलब फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट की रिसोर्सेज यूज़ करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। आगे देख लेते हैं, कॉन्सिक्वेंटली बिहार कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर। अब जैसे कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, तो बिहार कोलम एरियाज के और छोटा नागपुर, बिहार के कोलम एरिया छोटा नागपुर में है, वहाँ के गोंड्स ऑफ उड़ीसा, ये भी कम्युनिटी है, हाँ गाइस, गोंड्स मतलब कम्युनिटी का नाम है एक, गोंड्स ऑफ उड़ीसा, संथल्स ऑफ बिहार, संथल्स भी कम्युनिटी है गाइस। तो गोंड्स, संथल्स बिहार और उड़ीसा के फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया, ओके। ये सब लोग जो है एकजुट हो गए थे क्योंकि ब्रिटिश ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर, ओके। आगे देख लेते हैं,
The Gadkaris from Kolhapur and Fond Sawant from Konkan also challenged the British. Gadkaris भी कम्युनिटी का नाम है, जो कम्युनिटी कोल्हापुर की थी. ओके, फोंड सावंत, सावंत, ये जो फोंड सावंत जो है ये भी कम्युनिटी है कोंकण की. इन लोग ने भी क्या किया, चैलेंज किया था ब्रिटिश को. ओके, आगे देख लेते हैं. बिफोर 1857 सम जमींदार्स एंड रॉयल क्लास फ्रॉम डिफरेंट टेरिटरीज रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश. क्या बताया गया है, 1857 में जमींदार जो थे, जमींदार मतलब जो लैंड ओनर रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो पैसे वाले रहते हैं, रॉयल क्लास मतलब जो अपर क्लास के लोग थे, और डिफरेंट टेरिटरीज मतलब फ्रॉम अलग अलग जगहों से, टेरिटरीज से उन्होंने भी रिबेल्ड किया था. रिबेल्ड मतलब क्या होता है, विद्रोह किया था ब्रिटिश के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन निकलते थे उनका. ओके, चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं. क्या बताया गया है, इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वेर मैनी इंडियन सिपॉइज. क्या बताया गया, इंडियन सिपॉइज मतलब इंडियन लोग थे. गाइज आप लोग ने केसरी पिक्चर देखा रहेगा, तो केसरी पिक्चर में कैसा इंडियन सिपाही रहते हैं ब्रिटिश की आर्मी में, देखा रहेगा आपने, राइट. अक्षय कुमार भी उसी का हिस्सा थे. तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी बहुत सारे इंडियन सिपाहीज थे. आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं, पेज नंबर 16. ओके, क्या बताया गया देख लेते. दे वेर इल ट्रीटेड बाय द कंपनी. अभी जो भी इंडियन सिपॉइज थे ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको भी इल ट्रीट किया जाता था, मतलब उनको भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, भले ही वो भी इंडिया मतलब ब्रिटिश के लिए ही काम कर रहे थे तो भी. ओके, देयर सैलरी एंड अलाउंस वेर वेरी लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स. क्या बताया गया है, उनका सैलरी और अलाउंस मतलब जो भी उनको अप्रूवल दिया जाता था, मतलब जो भी उनको छूट थी, वो बहुत ही ज़्यादा कम थी एज कंपेयर टू किससे, ब्रिटिश सोल्जर्स के. ओके, आगे देख लेते हैं. इन 1806 एट वेलोर. वेलोर क्या है, एक सिटी है तमिलनाडु में. ओके, क्या बताया जा रहा है जरा ध्यान देते हैं. 1806 में वेलोर में, एंड इन 1824 एट बराकपुर. बराकपुर क्या है, ये भी एक सिटी है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल स्टेट में. ओके, तो ये वेलोर और बराकपुर में इन द ईयर 1806 एंड 1824 द रिवॉल्ट टुक अप अ फ्रेंच फॉर्म. फ्रेंच फॉर्म मतलब क्या होता है, एग्रेसिव फॉर्म, मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन हो गया था. एक रिवॉल्ट टुक प्लेस हुआ था. रिवॉल्ट मतलब मैंने बताया था आपको, स्ट्रगल, फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल था वो फॉर्म हुआ था, राइट. लेकिन वो किस तरह से फॉर्म हुआ था, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली. ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है. ऑल दिस रिबेलियंस टुक प्लेस इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज. ये जितने भी रेबिलियन मतलब ये जितने भी रेबिलियंस हुए थे, मतलब विद्रोह हुआ था, वो अपनी अपनी टेरिटरीज में हुआ था, हर एक जगह पे हो रहा था इंडिया में. ओके, आगे देख लेते हैं. दे वेर लोकल इन नेचर. अभी देखिए हर एक जगह पे हो रहा है, तो अभी नेचुरली वो लोकल हो चुका था, मतलब हर जगह हो रहा था. एंड सिंगल हैंडेड. सिंगल हैंडेड मतलब विद्रोह करने वाले जितने भी सिपाही थे या फिर जितने भी सिटीजन्स थे, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जो चेंज लाने वाले लोग, रेवोल्यूशनरी जो थे, वो लोग सिंगल हैंडेड थे. सिंगल हैंडेड मतलब क्या होता है, कोई भी उनकी हेल्प के लिए रेडी नहीं था, वो खुद ही अकेले लड़ा करते थे. ओके, आगे देख लेते हैं. द ब्रिटिश फोर्सबिली ब्रोक डाउन द रिवॉल्ट. फोर्सबिली मतलब फोर्सफुली, मतलब अपनी धोम जमा के मतलब अपना पूरा पावर जमा के उन्होंने पूरी तरह से जो रिवॉल्ट था उसको तोड़ दिया. ओके, आगे देख लेते हैं. पब्लिक अनहैप्पीनेस वाज सप्रेस्ड बट इट डिड नॉट वैनिश. देखिए अब पूरी तरह से रिवॉल्ट तोड़ दिया. पब्लिक अनहैप्पीनेस मतलब लोगों के बीच में खुशी जो है वो कहीं तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से खत्म हुई थी क्या, नहीं. थोड़ी थोड़ी खुशी जो है वो लोग जो थे अनहैप्पीनेस हो गए थे, मतलब अनहैप्पी हो गए थे, राइट. लेकिन सप्रेस्ड मतलब एंड पे आ चुकी थी खुशी. ओके, और लेकिन क्या बताया गया, पूरी तरह से खत्म हुई थी क्या, नहीं हुई थी. देयर एंगर बस्ट आउट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857. और उनका गुस्सा और भी ज़्यादा जो गुस्सा था वो 1857 के स्ट्रगल में बाहर आया था, बस्ट हुआ था. ओके, एट वेरियस प्लेसेस द रिबेलियन टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश. और वो गुस्से के वजह से ही बहुत सारी जगहों पे रिबेलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट. ओके, द डिसकंटेंट इन द माइंड ऑफ एडवर्स क्लास. डिसकंटेंट मतलब जो भी फ्रस्ट्रेशन था माइंड्स ऑफ एडवर्स क्लास. एडवर्स क्लासेस मतलब वेरियस क्लासेस, मतलब अपर क्लास, लोअर क्लास, हर एक क्लास के जो पर्सन्स थे उन सब के माइंड में डिसकंटेंट था. किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट. ब्लोड आउट इन द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रगल. और जो भी मतलब हर एक क्लास के मन में जो भी डिसकंटेंट था वो किस तरह बाहर आया, ब्लोड आउट मतलब केम आउट इन द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल के थ्रू, आज़ादी के लिए लड़ेंगे हम, इस तरह से वो पूरा स्ट्रगल बाहर आया था. एंड इट्स आउटब्रेक वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्म्ड रिबेलियन. आउटब्रेक मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, हर एक के मन में फ्रस्ट्रेशन था, हर एक जन आज़ादी चाहता था, राइट. और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, आर्म्ड रिबेलियन हुआ. आर्म्ड रिबेलियन मतलब क्या हुआ, विद्रोह हुआ. किसकी मदद से, हथियारों की मदद से, मतलब लोग जो है हथियारों का इस्तेमाल करने लग गए थे अपने फ्रीडम के लिए. ओके, आगे ध्यान दे देते हैं क्या बताया गया है. कॉजेस फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857. अभी कॉजेस मतलब क्यों हुआ था स्ट्रगल 1857 का, क्या ज़रूरत थी ये स्ट्रगल करने की, तो वो कॉजेस देख लेते हैं. ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस
सॉरी प्री ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश का जो राज था उसके पहले देयर वेर मैनी किंगडम्स इन इंडिया, बहुत सारे किंगडम्स थे इंडिया में। वॉट एवर चेंजेस टूक प्लेस एट द सेंटर नेवर अफेक्टेड द विलेज सिस्टम। क्या बताया गया है, बहुत सारे किंगडम्स थे, किंगडम्स में जो किंग रहा करते थे, अगर किंग कोई भी चेंजेस करता है, मतलब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस करता है, तो भी वो चेंजेस जो है वो उन्हीं तक चेंजेस करता था। मतलब ज़्यादा लोकल विलेजेस सिस्टम जो है, मतलब जो भी फार्मिंग सिस्टम जो है उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, उनका सिस्टम उसी तरह से चलता था, राइट। चेंजेस जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, जैसे कि वो ध्यान में रखता था कि किसी और का भी नुकसान ना हो, मतलब लोकल पीपल जो उनकी प्रजा है उनका भी नुकसान ना हो। आगे क्या बताया गया है, द विलेज सिस्टम कंटिन्यूड एज इट इज़, और किंग जो भी चेंजेस करता था वो उसके हिसाब से रहते थे, लेकिन विलेज का जो भी सिस्टम रहता था वो उसी तरह से कंटिन्यू होता रहता था। बट द ब्रिटिश चेंज द प्रीविलेंट सिस्टम, प्रीविलेंट मतलब पहले वाला सिस्टम, एक्सेप्टेड मतलब जो पहले से ही एक्सेप्टेड सिस्टम था, ब्रिटिश ने आने के बाद वो सिस्टम पूरा चेंज कर दिया। एंड ट्राई टू सेटअप अ न्यू सिस्टम, और खुद ने एक नया सिस्टम ट्राई किया सेटअप करने का। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश यहाँ से पैसा कमाना चाहता था, यहाँ की पूरी जायदाद दौलत वगैरह है जो खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहता था, राइट। इसीलिए उसने नया सिस्टम डाल दिया। लुकिंग एट द चेंजिंग नेचर ऑफ विलेज सिस्टम क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। अभी लोगों ने देख लिया कि ब्रिटिश जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम जो चेंज कर रहा है, सिस्टम चेंज करने की वजह से जो लोग थे, कॉमन पीपल, जो लोकल पीपल्स जो थे, उनके बीच में उनके अंदर इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी आ चुकी थी लोकल पीपल्स के माइंड में। ओके, तो अभी ऑब्वियसली वो उनकी जो पहले से चलते आ रही प्रथा है, मतलब जो उनकी फैमिली अच्छे से चल रही है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको स्टेबल इम्बैलेंस कर रहे हैं उसका, राइट। तो ब्रिटिश की वजह से क्या हो गया था, लोकल पीपल्स को एग्रेशन आ गया था। ओके, आगे देख लेते हैं, ये था स्ट्रगल का कॉज हमने जो पढ़ा अभी। आगे देख लेते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या क्या थे? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम। ब्रिटिश ने क्या किया, नया रेवेन्यू सिस्टम बनाया था। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश जो थे वो खुद का इनकम जो है बढ़ाना चाहते थे। टैक्सेस वे फोर्सबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर। टैक्सेस जो था वो फोर्सबली मतलब फोर्सफुली, मतलब ज़बरदस्ती से एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स, टेकन ओवर। एक्सट्रैक्टेड मतलब क्या होता है, टेकन ओवर, मतलब ले लिए जाते थे फार्मर से ज़बरदस्ती। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स्ड। और इसी वजह से अभी देखिए टैक्स जो ज़बरदस्ती फार्मर से लिए जा रहे हैं, पहले थे क्या टैक्स? नहीं थे, लेकिन वो फार्मर से अभी लिए जा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो चलेगा क्या? नहीं। तो एग्रीकल्चरल सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका था। आगे देख लेते हैं, टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड एंजॉय प्रॉफिट विद द पॉलिसी ऑफ वॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। क्या बताया गया है, ब्रिटिश का पॉलिसी क्या था कि ब्रिटिश का जो गुड्स रहेगा, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटिश का जो गुड रहेगा, वो गुड्स क्या हो गए, इंडिया में सेल करेंगे और उससे ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। दे इम्पोज हैवी टैक्सेज ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज। उन्होंने जो लोकल इंडस्ट्रीज से, मतलब जो यहाँ पे जो इंडियन पीपल जो थे, इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनकी जो लोकल इंडस्ट्रीज थे उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। ओके, द हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वेर रूइंड। हैंडीक्राफ्ट मतलब क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाए जाते हो। ओके, पहले की बात हो रही है, पहले बहुत सारे डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाए जाते थे। हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब आप समझते होगे। ओके, आगे देख लेते हैं। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े के जो भी इंडस्ट्रीज थे उन सबको खत्म कर दिया था ब्रिटिश ने टैक्स लगा के। आगे देख लेते हैं। मैनी इंडियन आर्टिशियंस बिकम अनएम्प्लॉयड। बहुत सारे इंडियन आर्टिशियंस थे। आर्टिशियंस मतलब जो हाथ से स्किलफुली अच्छा काम करते हैं। ओके, मतलब स्किलफुली जो काम, जिनके हाथ से वो कमाई करते हैं, जैसे कि हाथ से काम करने के बाद। ओके, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी साड़ीज़ जो है इंडिया में हैंडमेड होती है, राइट, और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है, लेकिन ब्रिटिश ने वो सब चीज़ें बंद करवा दी थी, और इसीलिए जो भी आर्टिस्ट लोग थे इंडिया में, जो आर्टिस्ट लोग थे वो अनएम्प्लॉयड, मतलब उनको काम बचा ही नहीं। दे हैड ग्रोइंग डिसकंटेंट इन दियर माइंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और वो देखिए अभी लोग जो है, अगर उनके हाथ से काम छीन रहा है तो ऑब्वियसली लोगों को गुस्सा आएगा ही, राइट। तो लोगों के मन में डिसकंटेंट फैल रहा था। डिसकंटेंट मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, फ्रस्ट्रेशन। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया, सोशल कॉजेस। द इंडियंस फेल्ट दैट ब्रिटिशर्स वेर इंटरफेयरिंग इन द कल्चर। अब देखिए यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी और बुरी चीज़ें भी। सोशली किस तरह से कॉजेस हुए थे, इंडिया को फील हो रहा था, वो देख लेते हैं। इंडियन फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वेर इंटरफेयरिंग इन द कल्चर। इंडियंस को क्या लग रहा था, ब्रिटिशर जो है वो लोग इंडिया के कल्चर में, ट्रेडिशन में और कस्टम्स ऑफ इंडिया, इन सब में इंटरफेयर कर रहे। मतलब इंडिया को ऐसी फीलिंग आती थी कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है वो हम लोग फॉलो करेंगे ही, इसमें ब्रिटिश लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इंडिया को ऐसा फीलिंग आता था। ओके, बल्कि वो एक तरह से सोशल व्यू से सही ही था। जैसे कि सती प्रोहिबिशन इंडिया की एक प्रथा मानी जाती थी। विडो रीमैरिज, सती प्रोहिबिशन मतलब आपको पता ही रहेगा, जैसे कि
सती प्रथा जो है आपको पता ही रहेगा। सती मतलब क्या होता है, जो हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को भी उसी के साथ उसकी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। विडो री मैरिज मतलब विधवा होने के बाद उनका मैरिज नहीं होता था, विधवा हो गई तो वो उसी तरह से पति के लिए ही बैठी रहेगी ऐसा। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ब्रिटिश ने बंद करवा दी। सती प्रोहिबिशन मतलब उसको बंद करवा देना। विडो री मैरिज मतलब जो विधवा होगी उनका फिर से रीमैरिज होगा। ये सब चीज़ें सोशली जो है एक तरफ से देखा जाए तो वो सही है, लेकिन उस समय इंडिया, पहले की बात हो रही है तो इंडियन कल्चर, इंडियन लोगों को क्या लगता था कि उनके कल्चर में इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं ब्रिटिश। ओके, वेर करेक्ट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये सती प्रोहिबिशन, विडो रीमैरिज जो थे वो करेक्ट थे किस फॉर्म में, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो वो सब चीज़ें करेक्ट थी। बट द इंडियंस थॉट दैट इट इज़ एन इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ स्टाइल। लेकिन इंडियंस को क्या लगता था, ये उनकी लाइफ स्टाइल में इंटरफेरेंस कर रहे हैं ब्रिटिश, एंड हैंस दे वेर डिससेटिस्फाइड। और इसी वजह से भी इंडियंस जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे, किससे, ब्रिटिश आर्मी से। ओके, मतलब ब्रिटिश लोगों से। उनको लगता था कि ये हमारे ऊपर जुल्म उठा रहे हैं। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया। पॉलिटिकल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज क्या होता है एक्सप्लेन करता हूँ। After 1757 the British took charge of charge of many Indian states। 1757 के बाद ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत सारे इंडियन स्टेट जो थे उनका चार्ज ले लिया था अपने अंडर। लेटर लॉर्ड डलहाउजी एनेक्स्ड मैनी प्रिंसली स्टेट ऑन वेरियस कॉजेज। लॉर्ड डलहाउजी जो थे उन्होंने क्या कर लिया, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहाँ पे कमाई अच्छी खासी होती थी इंडिया में, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, उनको अपने अंडर ले लिया था। एनेक्स मतलब अपने जो भी, मतलब उनके अंडर जो भी ये थे स्टेट्स थे उनमें ऐड कर लिया था। ओके, लॉर्ड डलहाउजी ने। गाइज मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। गाइज ही इज़ लॉर्ड डलहाउजी, आप लोग देख सकते हो। इन्होंने बहुत सारे इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अपने अंडर ले लिए थे, अपने कब्जे में ले लिए थे। ओके, चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं। क्या बताया गया है, द नवाब ऑफ अयोध्या वॉज डिथ्रोन्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बताया गया है, देखिए जो नवाब थे अयोध्या के उस समय, उनको भी अपने गद्दी से, डिथ्रोन मतलब क्या होता है, उनकी गद्दी से निकाल देना। ऑन ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया था। माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ मतलब झूठे, डिसऑनेस्ट है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, वो कुछ ना कुछ ऐसा मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि प्रॉपर तरीके से अपना किंगडम जो है रन नहीं कर रहे हैं। ओके, ये इस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे जो अयोध्या के नवाब थे। ओके, और उनको अपनी गद्दी से निकाल दिया। ये ब्रिटिश लोग की एक चाल थी ताकि वो वहाँ पे भी कब्जा कर सके। एज द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ सातारा, अब देखिए सातारा के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, नागपुर एंड झांसी वेर एनेक्स थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अभी क्या बताया गया यहाँ पे, सबसे पहले तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एक राजा है किसी भी किंगडम का और उसका कोई वारिस नहीं है, मतलब उसका कोई बेटा नहीं है, तो अभी उसके राजा के मरने के बाद वो जगह पे कौन राज करेगा, राइट। तो ऐसा क्राइटेरिया रखा था कि अगर सपोज ऐसा कोई राजा है जिसकी कोई औलाद नहीं है, मतलब जो आगे राज करने के लिए कोई नहीं है, तो वो जो भी स्टेट्स होंगे वो स्टेट्स क्या कर देंगे, ब्रिटिश अपने अंडर ले लेंगे। अब देखिए कोई पर्सन, जो कोई राजा ऐसा हुआ करता था तो बहुत सारे लोगों को क्या कर लेता अपने, मतलब ये गोद ले लेता था। ओके, तो गोद लेने के बाद भी ब्रिटिश उस चीज़ को मानते नहीं थे। राजा जो है उसका सगा बेटा ही होना चाहिए राज करने के लिए, तब भी वहाँ पे राज करने को मिलेगा। नहीं तो अगर ऐसा कुछ क्राइटेरिया है कि राजा मरने के बाद उसकी कोई औलाद नहीं है, वारिस नहीं है, तो वो जगह जो है वो ब्रिटिश आर्मी के अंडर चली जाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाती थी। ओके, इसको क्या बोला जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ओके, याद रखिएगा आप लोग। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, सातारा, नागपुर और झांसी के, इन सब पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दिया गया था। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश आर्मी, मतलब ये जो स्टेट्स है यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश आर्मी राज करेगी, क्योंकि यहाँ पे राजा जो है उनकी कोई औलाद नहीं है ऐसा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो अप करवा दी गई थी। आगे देख लेते हैं। ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ डलहाउजी द इंडियन डिड नॉट कंसिडर द ब्रिटिश एज ट्रस्टवर्दी। अब क्या बताया गया यहाँ पे, पॉलिसीज़, ये सब पॉलिसी किसकी थी, लॉर्ड डलहाउजी की, राइट। इन्होंने ये सब पॉलिसीज़ निकाली थी। तो ये सब पॉलिसीज़ निकालने के बाद ब्रिटिशर्स को, मतलब इंडियंस लोग को क्या लगा था, ब्रिटिशर्स जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। ट्रस्टवर्दी मतलब क्या होता है, भरोसे लायक, मतलब ब्रिटिश लोग पे अभी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। ओके, ऐसा इंडियन पीपल्स को फील होने लगा था। आगे ध्यान दे देते हैं क्या बताया गया है, डिसकंटेंट अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स। डिसकंटेंट मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स। अभी इंडियन सोल्जर्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन कैसे आ रहा था, हमने पहले ही पढ़ा, तभी मैंने आपको बताया था इंडियन सोल्जर्स को एज कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स सैलरी और अलावेंस कम मिलता था, राइट। तो इसी वजह से इंडियन सोल्जर्स जो है उनको भी मन में फ्रस्ट्रेशन आ चुकी थी। देख लेते हैं क्या बताया गया है, द इंडियन सोल्जर्स वेर गिवन लो स्टेटस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। जैसा मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश ऑफिसर्स
जो है वो इंडियन सोल्जर्स को स्टेटस देते, बहुत कम स्टेटस देते थे। जैसे कि आपने केसरी पिक्चर में अभी एग्जांपल भी दिया, देखा रहेगा आपको किस तरह से अक्षय कुमार जो इंडियन सिपाही का रोल किया था उनका किस तरह से इंसल्ट करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, राइट। तो आगे देख इसी तरह से हुआ करता था रियली में। दे कुड नॉट गेन एनी पोस्ट हायर देन द सूबेदार। जो भी मतलब इंडियन सोल्जर्स रहेंगे, इंडियन सिपाहीज रहेंगे, उनको कभी भी हायर पोस्ट नहीं, मतलब इंक्रीमेंट उनके लाइफ में कभी नहीं होता था। उनको सूबेदार से ऊपर कोई भी पोस्ट नहीं मिलती थी। ओके, कुछ ना कुछ बहाने देके उनको टाल दिया जाता था। दे वेर पेड लेस कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। उनको सैलरी भी कम रहती थी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। काम तो एक ही जैसा कर रहे हैं बट सैलरी कम मिल रही है। द अलावेंस वेयर ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। क्या पता है अलावेंस मतलब जो भी उनको छूट थी वो भी धीरे धीरे करके कम कर दी गई थी, राइट। जैसे कि अगर काम ब्रिटिश आर्मी के लिए ही कर रहे थे, थोड़ा बहुत उनको भी ये मिलना चाहिए, छूट मिलना चाहिए, कंसेशंस मिलना चाहिए। ओके, लेकिन वो भी धीरे धीरे कंसेशंस कम कर दिए गए थे। ड्यू टू दिस रीजन्स दे वेर ग्रोइंग डिसकंटेंट अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स। और इसी रीजन्स की वजह से इंडियन सोल्जर्स जो थे उनके मन में डिसकंटेंट पैदा हो रहा था, उनके मन में भी फ्रस्ट्रेशंस पैदा हो रहा था। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज मतलब क्विक कॉज, मतलब क्विक चीज़ें क्या क्या हुई थी। चलिए गाइस ध्यान देते हैं। इन 1856 द ब्रिटिश प्रोवाइडेड लॉन्ग एनफील्ड राइफल्स। क्या बताया गया है 1856 में ब्रिटिश ने क्या किया, जो भी सिपाहीज थे मतलब जो भी इंडियन आर्मी जो थी उन सबको क्या दिया, लॉन्ग एनफील्ड राइफल्स दिए। एनफील्ड राइफल्स मतलब अच्छे एडवांस राइफल्स दिए गए थे, मतलब जितने भी जूने वेपन्स थे उन सबको रिप्लेस किया गया था टू द इंडियन सिपाहीज। इंडियन सिपाहीज को दिए गए थे। द सिपाहीज वेयर रिक्वायर्ड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्ट्रिजेस। क्या बताया गया है, वो जो राइफल थी उसके अंदर ना कार्ट्रेज लगता था। कार्ट्रेज मतलब एक ऐसा टाइप रहता है, मतलब आप एग्जांपल ले लो, कंटेनर रहता है छोटा सा जिसके अंदर बारूद रहता है, बारूद। ओके, तो वो कार्ट्रेजेस मतलब एक तरफ से एक बाइट द एंड, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे लिखा गया है रिक्वायर्ड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्ट्रिजेस, मतलब एक साइड जो है बाइट करके हमें वो किस में पोस्ट करना रहता था, राइफल्स में। राइफल्स में डाल दिया, फिर उसके बाद उसको शूट मतलब किसी भी पर्सन को है मतलब वो यूज़ कर सकते हैं शूटिंग पर्पज़ के लिए। ओके, तो ये कार्ट्रिजेस जो है वो एक साइड से बाइट करके उसमें डालना रहता था राइफल में। ओके, लेकिन मैं आपको गाइज एक पिक्चर दिखा देता हूँ कार्ट्रिजेस का, ध्यान दीजिए। सो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये है कार्ट्रिजेस का इमेज, ये बुलेट्स के टाइप के है। ओके, जिनके अंदर क्या रहता है, जिनके अंदर बारूद रहता है। और आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, पिक्चर में दिखाया गया भी है, वो एक तरह से कटे हुए, वो दांत से काट के उनको राइफल्स में एंटर करना रहता था। ओके, देख लिया आपने। चलिए आगे देख लेते हैं अभी क्या बताया गया है एक्सप्लेनेशन में। द न्यूज़, अभी देखिए यहाँ पे क्या बताया, द न्यूज़ स्प्रेड आउट दैट दिस कार्ट्रिजेस वेर स्मियर्ड इन द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स। एक न्यूज़, ऐसा न्यूज़ फैल गया था कि ये जो भी कार्ट्रिजेस जो ब्रिटिश ने इंडियन सोल्जर्स को दिए थे वो स्मियर्ड थे। स्मियर्ड मतलब वो भरे हुए थे, किससे, मैंने आपको बताया था कार्ट्रिजेस में क्या रहता था, बारूद रहता था, ताकि वो गोली से ब्लास्ट हो सके, मतलब किसी कहीं पे भी शूट करेंगे तो वो काम आ सके उस तरह से, लाइट। लेकिन कार्ट्रिजेस जो थे वो स्मियर्ड मतलब भरे हुए थे, किससे, फैट्स ऑफ काउज एंड पिग। अभी वो काउज और पिग के फैट से भरे हुए थे, मतलब आप समझ सकते हो इंडियन सोल्जर्स को दिया गया है। ये पूरी तरह से क्या था, इंडियन सोल्जर्स के लिए अच्छा नहीं था। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान दीजिए। ड्यू टू दिस द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सिपाहीज वेर हर्ट एंड मेड देम अनहैप्पी। ड्यू टू दिस, अभी देखिए इन चीज़ों की वजह से जो भी हिंदू और मुस्लिम सिपाहीज थे, मतलब जो भी ब्रिटिश कंपनी में जो भी हिंदू और मुस्लिम सिपाहीज थे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ था, मतलब रिलीजियसली। अब देखिए हिंदू की बात करें तो यहाँ पे काउस का फैट ऐड किया, मतलब काउस को हिंदू लोग माता मानते हैं, पता है आपको, पूजा करते हैं। और जो पिग्स है वो लोग मतलब सॉरी जो मुस्लिम्स लोग हैं वो पिग जो है उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। पिग्स जो है वो बहुत ज़्यादा उसको हेट करते हैं, आपको पता ही रहेगा। तो इस तरह से काउज और पिग की वजह से मतलब उनका फैट्स ऐड कर दिया गया था किसमें, कार्ट्रिजेज में। और इसी तरह से मुस्लिम और इंडियन जो भी सिपाहीज थे उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। देखिए रिलीजियसली मतलब ये भगवान के तौर की बात हो गई ना, राइट, रिलीजन पे हो गई एक बात। तो रिलीजियसली वो लोग बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे, राइट, मतलब ये ब्रिटिश लोग का चाल था। ओके, आगे देख लेते क्या बताया गया है। द आउटबस्ट मतलब अभी देखिए इस तरह से इंडियन सोल्जर्स जो भी थे, मतलब मुस्लिम और हिंदू सोल्जर्स जो भी थे इंडिया मतलब जो भी ब्रिटिश कंपनी में एडेड थे, वो किस तरह से मतलब उनको किस तरह से ये रिलीजियस फॉर्मली सेंटिमेंट दिए गए थे। ओके, तो इसी वजह से क्या आउटबस्ट हुआ था इसके अंदर, तो देख लेते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शंस वर टेकन ऑन दोज सिपाहीज हु रिफ्यूज टू यूज़ द स्मियर्ड कार्ट्रिज एंड वेर गिवन सीवियर पनिशमेंट। अब देखिए हिंदू और मुस्लिम जो भी सिपाहीज थे वो लोग ने मना कर दिया जब उनको ये न्यूज़ पड़ी कि इसमें काउज और पिग का फैट है, राइट। तो उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया कि हम लोग ये जो है स्मियर्ड मतलब राइफल्स के अंदर यूज़ करेंगे ही नहीं, कार्ट्रिजेस जो है यूज़ करेंगे ही नहीं। तो उसके अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश ने जो है
सीवियर पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया सोल्जर्स को कि आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा ऐसा, ओके। उसके बाद क्या होता है, मंगल पांडे फ्रॉम बराकपुर कॉन्टिमेंट शूट एन इंग्लिश ऑफिसर, और फिर वहाँ पे मंगल पांडे जो है, आपने सुना ही रहेगा उनका नाम, राइट। यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया गया है, हम लोग पेज नंबर 17 पे देखेंगे। तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने क्या कर दिया था, ये बराकपुर कॉन्टिमेंट से थे। बराकपुर कॉन्टिमेंट मतलब क्या होता है, मिलिट्री कैंप। बराकपुर मैंने आपको बताया था ये एक सिटी है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पे जो कॉन्टिमेंट था, मिलिट्री कैंप था, वहाँ पे से ये थे और इन्होंने इंग्लिश ऑफिसर को शूट कर दिया था, ओके। इंग्लिश ऑफिसर एज अ रिएक्शन टू अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। क्या बताया गया, क्यों शूट किया था, क्योंकि जो भी ब्रिटिश ऑफिसर का जो नेचर रहता था, मतलब वो किस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे, इस वजह से जो मंगल पांडे थे इन्होंने शूट कर दिया था, ओके, ब्रिटिश ऑफिसर को। इसके बाद क्या हुआ, मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ। अब ब्रिटिश को ये मिल गया, रास्ता मिल गया, राइट। तो मंगल पांडे को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और उनको डेथ दे दी, हैंग कर दिया, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया, शहीद कर दिया उनको। फिर आगे देख लेते हैं क्या बताया गया एक्सप्लेनेशन पार्ट में, पेज नंबर 17, ओके। सो गाइस देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मंगल पांडे का पिक्चर दिया गया है, ओके। आप लोग ने देख लिया। चलिए आगे ध्यान देते हैं क्या बताया गया था। मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया था, उनको डेथ दे दी थी, हैंग कर दिया गया था, फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और जब भी उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया तो उनकी न्यूज़ जो है पूरी तरह से फैल गई थी, स्प्रेड लाइक फायर की तरह वो फैल गई थी, ओके। आगे देख लेते हैं। द एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सिपॉइज एट मीरूट टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड मार्च टूवर्ड्स दिल्ली। क्या बताया गया, जो भी मतलब पूरी तरह से एंटायर सिपॉइज जो थे, इंडियन सिपॉइज जो थे, रेजिमेंट मतलब क्या होता है, ग्रुप के, मतलब एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सिपॉइज, जितना भी ग्रुप था इंडियन सिपॉइज का, वो कहाँ से, मेरठ से लेके, मतलब मेरठ में जो मेरठ एक जगह है, ओके गाइज देख लीजिए आप लोग। फिर उसके आगे क्या बताया गया है, मेरठ से लेके वो दिल्ली तक मार्च करके गए थे। मार्च मतलब आपको पता है सोल्जर्स किस तरह से मार्च करते हैं, राइट। तो वो मार्च करके गए थे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ओके, मतलब इंसाफ मिले उनको, इस तरह से। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वॉलंटियरली ज्वाइन दैम इन ऑन द वे। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वॉलंटियरली, इंडियंस जो थे, मतलब वो तो सिपॉइज गए ही दिल्ली तक मार्च करने के लिए, लेकिन बहुत सारे इंडियन लोग जो कॉमन पीपल थे वो भी वॉलंटियरली ज्वाइंट हुए थे, ताकि वो लोग भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक पार्ट बन सके, ओके। मतलब वो लोग ने भी ज्वाइन कर लिया था उनका वे। दे हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल टू मुगल एम्परर। और उन्होंने क्या किया था, ये जो लीडरशिप था, मतलब ये मार्च किया था, ये मार्च करने के लिए कोई तो एक लीडर पर्सन रहना चाहिए, जो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन आगे बात बढ़ाए, ओके। तो ये जो लीडरशिप जो दिया था, ये किसको दिया था, मुगल एम्परर थे एक पर्सन, और मुगल एम्परर उनका नाम क्या था, बहादुर शाह। गाइज मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, देखिए गाइज, ही इज़ बहादुर शाह, ये है बहादुर शाह। और इनको लीड दिया था किस चीज़ का, कि इंडिया से लेके, सॉरी इंडिया से नहीं, मेरठ, इंडिया के अंदर ही मेरठ से लेके दिल्ली तक जो मार्च गई थी, वहाँ पे जो कॉमन पीपल थे उनके लीडर ये बने गए थे, इनको लीड बताया गया था, ओके। देख लिया आप लोग ने पिक्चर। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं। सो देख सकते हो आप लोग, बहादुर शाह जो थे इनको लीडरशिप दिया था एंड प्रोक्लेम्ड हिम एज द एम्परर ऑफ इंडिया। और इनको प्रोक्लेम्ड मतलब अनाउंस किया गया था कि ये है इंडिया के एम्परर, ओके। मतलब इनको नाम दे दिया गया था कि ये इंडिया के एम्परर है, ओके। और इनको अपना लीडर मान के ये लोग ने फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दिया था। होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने एक्सप्लेन किया। गाइज अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो, आपको मैंने जो भी सीखा है आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारा जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलिए थैंक यू।